नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 11 ट्रांजैक्शन गलती से भी मत करना वरना आ सकती है इनकम टैक्स से नोटिस। नए 11 रूल इनकम टैक्स के अंदर जारी किए गए हैं। दोस्तों, अगर अब आप ये 11 ट्रांजैक्शन करते हैं जो सरकार द्वारा जारी करे गए हैं 2025 में, ये 11 रूल जिसके तहत अगर ये ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो आपको यहां पर नोटिस आ सकती है। यानी एक लिमिट के ऊपर अगर ये ट्रांजैक्शन आप करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपको नोटिस भेज सकता है, आप पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कौन से ऐसे 11 ट्रांजैक्शन है जिनको करने से आपको बचना है, उसके लिए क्या लिमिट दी गई है, क्या है नए रूल इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते कौन से 11 ट्रांजैक्शन है जो अगर आप करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ सकती है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले ट्रांजैक्शन के बारे में जो है करंट अकाउंट। अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो उस केस में ध्यान रखिएगा, यहां पर लिमिट दी गई है। क्या लिमिट दी गई है? 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा का आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। लेकिन जो भी ट्रांजैक्शन की हम बात करें, कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल की बात करें, यहां पर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहे। यानी आरटीजीएस हो गया या आपका एनईएफटी हो गया या आपने नेट बैंकिंग के थ्रू किया है या आपने चेक के थ्रू किया है, यूपीआई के थ्रू किया है, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की हम बात नहीं करें। हम यहां पर प्योर कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल की बात करेंगे। पूरे साल में अगर आपने 50 लाख या उससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन किया है, चाहे आपका एक करंट अकाउंट हो या एक से ज्यादा करंट अकाउंट हो, तो उस केस में जो भी व्यक्ति ये ट्रांजैक्शन करेगा तो बैंक, कोऑपरेटिव बैंक है, आपकी रिपोर्टिंग कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। यहां पर ध्यान रखिएगा, सिर्फ बैंक और कोऑपरेटिव बैंक करेगा। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है तो उस केस में यहां पर कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगी। लेकिन जो भी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, वो आपकी रिपोर्टिंग कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अगर आपका पूरे साल में ट्रांजैक्शन 50 लाख या उससे ज्यादा हुआ है कैश में। अब यहां पर हम एक चीजों को डिस्कस करते हैं कि कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल जो लिमिट दी गई है ये दोनों के लिए ही 50-50 लाख की दी गई है। यानी टोटल ये 50 लाख नहीं है। यानी कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉल दोनों को मिलाकर 50 लाख नहीं है। कैश डिपॉजिट के लिए अलग से 50 लाख की दी गई है, कैश विड्रॉल के लिए भी अलग से 50 लाख की दी गई है। मान के चलिए 40 लाख रुपए आपने पूरे साल में कैश डिपॉजिट किया और 60 लाख रुपए कैश विड्रॉल किया, तो सिर्फ ये कैश विड्रॉल जो 50 लाख से ज्यादा है इसकी ही रिपोर्टिंग की जाएगी। अगर ये दोनों यहां पर समझ लीजिए 70 लाख है, ये 50 लाख है, तो उस केस में दोनों की रिपोर्टिंग होगी। अगर दोनों ही 40-40 लाख है तो उस केस में बिल्कुल रिपोर्टिंग नहीं होगी। यहां पर टोटल 80 लाख नहीं देखा जाएगा, तो टोटल नहीं मिलाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, दोनों का इंडिविजुअल होगा। कैश डिपॉजिट का भी 50 लाख अलग से है और कैश विड्रॉल है तो उसका भी 50 लाख अलग से देखा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एग्रीगेट आपको देखना है 50 लाख। अगर आपने सिंगल ट्रांजैक्शन किया है, मान लीजिए आपने 55 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया करंट अकाउंट में, तो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपने पूरे साल में, जैसे कि अप्रैल में आपने 10 लाख के ट्रांजैक्शन किया, फिर आपने जून के अंदर 20 लाख का ट्रांजैक्शन किया, फिर आपने सितंबर में 20 लाख का ट्रांजैक्शन किया, फिर आपने दिसंबर में भी 20 लाख का ट्रांजैक्शन किया, तो यहां पर टोटल ट्रांजैक्शन आपका 70 लाख का हो चुका है। तो यह टोटल एग्रीगेट ट्रांजैक्शन देखा जाएगा। जिस केस में 50 लाख या उससे ज्यादा हुआ तो आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सिंगल ट्रांजैक्शन हो या एग्रीगेट, मल्टीपल ट्रांजैक्शन क्यों ना किया हो, यहां पर आपकी रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की, तो अलग अलग फाइनेंशियल ईयर के लिए यहां पर लिमिट दी गई है। समझ लीजिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, फिर फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, फिर फाइनेंशियल ईयर 24-25 है। तो यहां पर कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल दोनों अलग अलग देखा जाएगा। मान लीजिए 22-23 में आपने यहां पर 40 लाख किया, लेकिन यहां पर 60 लाख का आपने किया है। फिर 23-24 में यहां पर आपने 45 लाख का किया है, पर यहां पर आपने 40 लाख का किया है। फिर यहां पर आपने 70 लाख का किया है और फिर यहां पर आपने 10 लाख का किया है। तो इसमें यहां पर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 22-23 में की रिपोर्टिंग कर दी जाएगी और 24-25 में कैश डिपॉजिट की जो है वो रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए यहां पर 50-50 लाख की जो है वो लिमिट दी गई है और वो भी कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल के लिए अलग अलग लिमिट दी गई है। इसके अलावा बात करते हैं आपका एक या एक से ज्यादा अकाउंट होना चाहिए। मान लीजिए अगर किसी एचडीएफसी बैंक के अंदर आपके 2 करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट 1
और करंट अकाउंट 2 जहां पर आपने कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉल किया है, तो उस केस में देखा जाएगा आपने 10 लाख, यहां पे 60 लाख किया है, यहां पे 20 लाख, यहां पर 20 लाख किया है, तो उस केस में यहां पर टोटल देखा जाएगा क्या कितना आपने किया है करंट अकाउंट 1 2 में, यानी यहां पर आपने 30 लाख किया और यहां पर आपने 80 लाख किया है, तो उस केस में कैश विड्रॉल की आपकी पूरी टोटल ओवरऑल लिमिट देखी जाएगी, टोटल सभी करंट अकाउंट को मिलाकर देखा जाएगा कि आपने कितना ट्रांजैक्शन किया। अगर वो ट्रांजैक्शन 50 लाख से ज्यादा क्रॉस कर गया तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर इससे बचना है तो आप अलग अलग बैंक में जैसे एचडीएफसी बैंक के अंदर करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप आईसीआईसी बैंक के अंदर खुलवा सकते हैं, आप एक्सिस बैंक के अंदर खुलवा सकते हैं। तो उस केस में अगर मान लीजिए करंट डिपॉजिट जो आप करते हैं 10 लाख करें, यहां पर आप 20 लाख कर रहे हैं, यहां पर आप 30 लाख कर रहे हैं, टोटल भले ही यहां पर 60 लाख रुपए हुए तो भी आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी, क्योंकि अलग अलग बैंकों के अंदर आपकी 50 लाख की लिमिट दी गई है, क्योंकि बैंक का यहां पर कनेक्शन नहीं होता है, जिस वजह से यहां पर रिपोर्टिंग नहीं होगी। तो यहां पर एचडीएफसी जो बैंक है उसके लिए अलग से 50 लाख की लिमिट दी गई है कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल के लिए, आईसीआईसी बैंक है उसके लिए अलग से लिमिट है और एक्सिस बैंक है उसके लिए भी अलग से लिमिट दी गई है। इसके अलावा बात करते हैं पर्सन, तो पर्सन में यहां पर चाहे वो आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, फर्म हो, या अगर आप एलएलपी क्यों ना हो या ट्रस्ट क्यों ना हो, एओपी हो, बीओआई हो, सभी इंक्लूड हो जाते हैं। यानी ये सभी अगर ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, कोई भी यहां पर ट्रांजैक्शन करता है करंट अकाउंट के अंदर 50 लाख या उससे ज्यादा, तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा ये 50 लाख की लिमिट कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल के लिए, 50 लाख कैश डिपॉजिट्स के लिए अलग से है और 50 लाख कैश विड्रॉल के लिए अलग से दिया गया। आ जाते हैं अपने सेकंड ट्रांजैक्शन पे। तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो ध्यान रखिएगा चाहे आप कैश में कर रहे हो या ऑनलाइन मोड से कर रहे हैं, एक अकाउंट है या एक से ज्यादा एफडी अकाउंट है, यहां पर रिन्यूअल एफडी जो है वो नहीं देखी जाती, यानी आपने एफडी रिन्यू करवाई है तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। चाहे कोई भी पर्सन हो, कंपनी हो, फर्म हो, इंडिविजुअल हो, सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, 10 लाख या उससे ज्यादा का अगर फिक्स डिपॉजिट पूरे साल में करी है तो आपकी रिपोर्टिंग जो है वो बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, यहां पर पोस्ट ऑफिस भी आ जाती है, निधि कंपनी और एनबीएफसी द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है वो कर दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा आपको फिक्स डिपॉजिट पूरे साल में यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से लेकर मार्च का जो फाइनेंशियल ईयर होता है 10 लाख या उससे ज्यादा नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं चाहे वो कैश में कर रहे हैं या ऑनलाइन से कर रहे हैं, यानी नेट बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस, किसी भी मोड से अगर आप कर रहे हैं तो बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये सभी जो है वो रिपोर्टिंग कर देगी, जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो ध्यान रखिएगा 10 लाख से ज्यादा आपको नहीं करना है। आइए अब थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको देता हूं। एक या एक से ज्यादा एफडी अकाउंट है, मान लीजिए आपने आईसीआईसीआई बैंक में 3 एफडी खोल कर रखी है, जिसमें एक में 5 लाख की एफडी करी, एक में 6 लाख की करी, एक में 3 लाख की करी, टोटल आपकी 14 लाख है। तो टोटल यहां पर देखी जाएगी, यानी पर्टिकुलर बैंक के अंदर टोटल एफडी देखी जाएगी कितनी आपने एफडी करी है। अगर आपने अलग अलग बैंकों के अंदर एफडी करी है, आईसीआईसीआई बैंक में या एचडीएफसी बैंक में या एक्सिस बैंक में अलग अलग एफडी करी है, यहां पर 5 लाख की करी है, यहां पर 8 लाख की करी है, यहां पर 5 लाख की करी है, तो टोटल आपने 18 लाख की करी है, तो उस केस में रिपोर्टिंग नहीं होगी, क्योंकि यहां पर इंडिविजुअल 10-10 लाख रुपए देखे जाएंगे, क्योंकि ये इंटरलिंक नहीं होती है, जिस वजह से आप अलग अलग बैंकों में मल्टीपल बैंकों के अंदर फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की। इसके अलावा बात करते हैं रिन्यूअल एफडी। रिन्यूअल एफडी की रिपोर्टिंग नहीं होती अगर 10 लाख से ज्यादा भी क्यों ना हो, लेकिन ध्यान रखिएगा रिन्यूअल एफडी जो है वो ऑटो रिन्यू होनी चाहिए, यानी आपको एफडी को तोड़ना नहीं है, क्लोज नहीं करवाना। अगर आपने एफडी को तोड़ा, क्लोज किया, पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आया, फिर आपने एफडी करी, तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी, भले ही वो एफडी ऑलरेडी आपकी पुरानी एफडी थी जिसको नई एफडी बनी है। तो ओल्ड एफडी से अगर नई एफडी बनती है, अगर ये ऑटो रिन्यू होती है तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगी, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने इस एफडी को तोड़ा, सेविंग अकाउंट में पैसे मंगवाए, फिर आपने वापस एफडी बनाई, तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा रिन्यूअल एफडी जो है 10 लाख से ज्यादा भी हुआ तो भी रिपोर्टिंग नहीं होगी, लेकिन ऑटो रिन्यू होनी चाहिए। इसके अलावा 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का आपको ध्यान रखना है, तो सिंगल ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, 15 लाख की एफडी कर रहे हैं किसी बैंक में, तो आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी, या फिर आपने 5-5 लाख करके एफडी करी है 15 लाख की, तो भी आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो सिंगल ट्रांजैक्शन हो या एग्रीगेट ट्रांजैक्शन हो, दोनों ही यहां पर देखा जाएगा। फाइनेंशियल ईयर यहां पर देखना है, यानी हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर 22-23 मान लीजिए, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपने जो है 10 लाख की एफडी करी, फिर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर आपने
फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपने 9 लाख की एफडी करी, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपने 8 लाख की एफडी करी, टोटल आपकी एफडी 17 लाख की है। तो यहां पर टोटल नहीं देखा जाएगा, हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए 10 लाख की लिमिट दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड डिपॉजिट आप 10 लाख रुपया उससे ज्यादा पूरे साल में ना करें पर्टिकुलर बैंक में। अगर आप अलग अलग बैंकों में करते हैं तब तो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी, लेकिन एक ही बैंक में, पोस्ट ऑफिस में अगर आप करेंगे या कोऑपरेटिव बैंक में करेंगे तो उस केस में 10 लाख से ऊपर हुई तो आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दी जाएगी। आइए आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट में। तो सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आप कैश डिपॉजिट करते, जमा करते हैं तो उस केस में लिमिट दी गई है। ध्यान रखिएगा, आप ऑनलाइन कितना भी करें, चाहे आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक से, नेट बैंकिंग से या यूपीआई से कितना भी लेन देन कर रहे हैं उसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कैश में, वो भी कैश डिपॉजिट अगर करते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आपको देखना है कि पूरे साल में 10 लाख या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए कैश डिपॉजिट। अगर सेविंग अकाउंट में 10 लाख या उससे ज्यादा कैश डिपॉजिट हुआ तो उस केस में चाहे आपका एक सेविंग अकाउंट हो, एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट हो, तो बैंक जहां पर आपका सेविंग अकाउंट है, कोऑपरेटिव बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग कर देगा। तो ध्यान रखिएगा, सेविंग बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट की अगर बात करें तो 10 लाख रुपए उससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं करना है सिंगल बैंक के अंदर। अगर आप मल्टीपल बैंक में करते हैं, यानी एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, अलग अलग बैंकों के अंदर आपने 5 लाख कर दिया, आपने 6 लाख कर दिया, आपने दूसरी बैंक में और 5 लाख कर दिया, तो टोटल भले ही यहां पर 10 लाख से ज्यादा है लेकिन आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। तो सिंगल बैंक में आप करेंगे तो आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो यहां पर हम बात करें कैश डिपॉजिट की, कैश विड्रॉल की नहीं। मान लीजिए आपने कैश डिपॉजिट 20 लाख की है और कैश विड्रॉल 20 लाख की है, तो सिर्फ कैश डिपॉजिट जो 20 लाख की है इसकी रिपोर्टिंग जो है की जाएगी। यहां पर कैश विड्रॉल की कोई भी रिपोर्टिंग जो है यहां पर नहीं होगी। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, एग्रीगेट 10 लाख हमने कहा है, यानी अगर आपने पूरे साल में अप्रैल में 5 लाख रुपए डाले, फिर आपने सितंबर में 5 लाख डाले, फिर दिसंबर में भी आपने 5 लाख रुपए डाले, तो टोटल देखा जाएगा 10 लाख रुपए से ज्यादा है, यानी 15 लाख है, तो उसके इसमें आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो सिंगल ट्रांजेक्शन हो, यानी सिंगल आपने एक बार में 50 लाख डाल दिए तो भी आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी 10 लाख से ज्यादा, या आपने टुकड़े टुकड़ों में मल्टीपल टाइम एक ही बैंक के अंदर अलग अलग डेट पर पैसा डाल दिया तो भी आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। फाइनेंशियल ईयर आपको देखना है तो 22-23, 23-24 के लिए हमने ऑलरेडी आपको बताया पिछले 2 पॉइंट में कि आपको अलग अलग फाइनेंशियल ईयर के लिए 10-10 लाख की लिमिट देखनी है। यहां पर हमें एक अकाउंट, सेविंग अकाउंट हो या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट हो, अगर पर्टिकुलर एक बैंक में है तो सभी को यहां पर देखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, एग्जांपल के तौर पर कि यहां पर समझ लीजिए आपके एक बैंक में सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, एफडी अकाउंट है। तो सेविंग अकाउंट आपके 3 है जिसमें 16 लाख का है, करंट अकाउंट 2 है उसमें 40 लाख की लिमिट है, और यहां पर एफडी में आपने 8 लाख की एफडी करवाई है। तो यहां पर सिर्फ आपकी सेविंग अकाउंट की रिपोर्टिंग होगी, करंट की नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए अलग से लिमिट दी गई है। एफडी की 10 लाख की अलग की लिमिट दी गई है, तो उस केस में रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी। तो यहां पर सिर्फ आपको सेविंग अकाउंट देखना है, करंट और एफडी अकाउंट यहां पर नहीं देखना, उसके लिए अलग लिमिट दी गई है। तो यहां पर रिपोर्टिंग जो कौन करेगा, बैंक करेगी, कोऑपरेटिव बैंक करेगी, पोस्ट ऑफिस जहां पर आपका खाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग कर देगी, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर यहां पर आपसे पूछ सकता है कि सोर्स क्या है, नोटिस आपको भेज सकता है, तो कई सारी कार्रवाई आप पर कर सकता है। अपने 4th पॉइंट पे, तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ध्यान रखिएगा, कैश में और ऑनलाइन में अगर आप पेमेंट करते हैं तो उस केस में आप पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आ सकती है। इसके लिए क्या लिमिट दी गई है, आइए ये जानते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं किसी भी बिल का, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कोई भी क्यों ना हो, कैश में ध्यान रखना है आपको टोटल 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन यानी पेमेंट जो है वो नहीं करना है। यानी कई लोग क्या करते हैं 50-50 हजार करके पेमेंट कर देते हैं तो भी नहीं चलेगा। चाहे आपने 1.5 लाख रुपए सिंगल ट्रांजैक्शन कर दिया कैश में तो भी आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी, या फिर अगर आपने 50-50 हजार करके भी पूरे साल के अंदर, पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर ट्रांजैक्शन कर दिया तो 1.5 लाख टोटल भी यहां पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो कैश में आपको 1 लाख रुपया है उससे ज्यादा नहीं करना है। ऑनलाइन मोड है, यानी एनईएफटी है, आरटीजीएस है, या नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, भीम है, पेटीएम है, इनसे भी अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए लिमिट ज्यादा है, 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा। मान लीजिए आरटीजीएस से आपने 5 लाख कर दिया, एनईएफटी से भी 5 लाख कर दिया, फिर यूपीआई से आपने 2 लाख कर दिया, तो ऐसे टोटल मिलाकर देखा जाएगा 12 लाख हो गया, तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो चाहे सिंगल ट्रांजैक्शन कर रहे हो या टुकड़े टुकड़ों में कर रहे हो, पूरे साल में, पूरा फाइनेंशियल ईयर में, यानी अप्रैल से लेकर मार्च में अगर आप पेमेंट कर रहे हो क्रेडिट कार्ड बिल्स का, तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग जो है यहां पर कर दी जाएगी बैंक द्वारा, कोऑपरेटिव बैंक द्वारा, या जो भी कंपनी इंस्टीट्यूशन है जो क्रेडिट कार्ड इश्यू करती है वो आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। चाहे आप एक क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हो या एक बैंक के आपने 4 क्रेडिट कार्ड रखे, तो टोटल देखा जाएगा उस बैंक में कितने क्रेडिट कार्ड है, उन टोटल की लिमिट जो है देखी जाएगी। यहां पर आप बचने के लिए अलग अलग बैंकों के अंदर, यानी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक,
अलग अलग बैंकों के अंदर अगर क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो हर एक बैंक के लिए यहां पर लिमिट जो है वो 10 लाख की ऑनलाइन के केस में और कैश में 1 लाख की है, क्योंकि कोई भी बैंक इंटरलिंक नहीं होती, एक दूसरे को रिपोर्टिंग नहीं करती है, तो उस केस में आप बच सकते हैं। लेकिन यह मत समझिएगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आप नहीं आएंगे। हालांकि ये जो लिमिट है इससे ज्यादा अगर आप करते हैं तो आपके पास प्रॉपर सोर्स होना चाहिए, प्रॉपर सोर्स है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा इन लिमिट से ज्यादा आप ना करें। किसी भी बैंक का अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या फिर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कैश में 1 लाख रुपए से ज्यादा ना करें, और अगर अदर मोड से करते हैं यानी ऑनलाइन से करते हैं तो 10 लाख उससे ज्यादा ना करें। या अगर आपको करना ही है तो अलग अलग बैंकों के क्रेडिट कार्ड लेकर फिर आप कर सकते हैं और इन लिमिट के अंदर करेंगे, तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे। तो अगर आप शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर, बायबैक्स या म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उस केस में भी ध्यान रखना है आपको लिमिट 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं पर हर एक केस के अंदर तो आपकी रिपोर्टिंग जो है वो यहां पर कर दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं शेयर से। तो अगर जो भी कंपनी शेयर इश्यू कर रही है वो यहां पर पैसा रिसीव कर रही है किसी भी पर्सन से 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा, एग्रीगेट 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा देखा जाएगा, यानी 5-5 लाख करके आपने शेयर परचेज करें तो उस केस में चाहे आपने शेयर अक्वायर किए या एप्लीकेशन मनी के लिए भी आपने अगर पैसा दिया है तो जो भी कंपनी इश्यू कर रही है शेयर वो आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। यानी मान लीजिए अगर रिलायंस कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है और उसको पैसा रिसीव होता है किसी भी ए पर्सन से 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा पूरे साल में, तो वो रिलायंस कंपनी जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। इसके बाद बात करते हैं बॉन्ड और डिबेंचर। तो यहां पर भी अगर जो पैसा है 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा रिसीव किया है पूरे साल में, अप्रैल से लेकर मार्च में पूरे साल में अगर कभी भी पैसा रिसीव किया है बॉन्ड और डिबेंचर खरीदने के लिए, तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो भी कंपनी या इंस्टीट्यूशन है जो बॉन्ड और डिबेंचर जो वो इश्यू करती है वो आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देगा। लेकिन अगर बॉन्ड और डिबेंचर रिन्यू किया गया है, कोई नया बॉन्ड और डिबेंचर नहीं खरीदा है, तो उस केस में आपकी कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं बात करते हैं अगर बायबैक ऑफ शेयर्स हो रहा है 10 लाख रुपए उससे ज्यादा का अगर बायबैक हो रहा है तो उस केस में जो भी कंपनी लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जो खुद के शेयर से बायबैक कर रही है तो वो आपकी रिपोर्टिंग जो है वो कर देती है। लेकिन अगर आपने ओपन मार्केट से शेयर्स अगर बायबैक किया है तो उस केस में कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा अगर आप शेयर्स बायबैक भी करते हैं तो 10 लाख या उससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन पूरे साल में अगर हुआ है तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं, यूनिट्स में निवेश करते हैं 10 लाख रुपया उससे ज्यादा पूरे साल में, तो यहां पर जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी होगी यानी जो भी ट्रस्टी होगा, म्यूचुअल फंड मैनेजर होगा, वो आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं यानी एक म्यूचुअल फंड स्कीम से आप दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर पैसा सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं, अकाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस केस में रिपोर्टिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आपने नई स्कीम खरीदी है या नई स्कीम परचेज कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड यूनिट्स में अगर आप निवेश कर रहे हैं, पूरे साल में 10 लाख रुपए उससे ज्यादा का सिंगल अमाउंट है, एग्रीगेट अमाउंट है, तो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग जो है वो यहां पर कर दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा चाहे आप शेयर्स ले रहे हैं, बॉन्ड डिबेंचर खरीद रहे हैं, बायबैक कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड अगर ले रहे हैं, तो सबके लिए 10-10 लाख की लिमिट यहां पर दी गई है। 10-10 लाख रुपए से 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन करेंगे तो यहां पर जो भी कंपनी शेयर इशू कर रही है, जो भी कंपनी बॉन्ड डिबेंचर इशू कर रही है या म्यूचुअल फंड मैनेजर है, ट्रस्टी है, या जो भी कंपनी बायबैक इशू करती है, तो उस केस में वो आपकी रिपोर्टिंग कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। 9th पॉइंट पे, तो अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, सेल करते हैं, कैश में कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड से कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा 30 लाख रुपया उससे ज्यादा का अगर करेंगे तो रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर जनरल जो है वो आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। किसको रिपोर्टिंग करेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ध्यान रखिएगा यहां पर चाहे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी क्यों ना हो, 30 लाख रुपया उससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन आपको नहीं करना है, चाहे आप कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। तो यहां पर परचेज और सेल दोनों के लिए 30-30 लाख की लिमिट दी गई है। तो ध्यान रखिएगा दोनों के लिए अलग अलग लिमिट दी गई है। मान लीजिए आपने परचेज जो है 15 लाख का किया है और सेल भी आपने जो है 15 लाख का किया, तो टोटल यहां पर 30 लाख का नहीं देखा जाएगा, यहां पर इंडिविजुअल जो है 15-15 लाख का देखा जाएगा। अगर आपने परचेज जो है वो यहां पर 45 लाख की करिए, सेल आपने सिर्फ 15 लाख का किया है, तो सिर्फ ये परचेज की जो है वो रिपोर्टिंग करी जाएगी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करते हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी आप बेचते हो, तो जो भी रजिस्ट्रार है जहां पर आप रजिस्ट्री करवाने जाते हो, या सब रजिस्ट्रार है या इंस्पेक्टर जनरल है, तो वो यहां जैसे उसे यहां पर जानकारी मिलेगी कि 30 लाख से ज्यादा का आपने ट्रांजैक्शन किया है, चाहे आपने कैश में भी किया हो, चाहे आपने ऑनलाइन मोड से भी क्यों ना किया हो, आपकी यहां पर रिपोर्टिंग जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाएगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर यहां पर कार्रवाई करेगा, आपको नोटिस भेजेगा। और अगर कहीं ट्रांजैक्शन सस्पिशियस नजर आए, गलत नजर आए, तो उस केस में आपको नोटिस के साथ साथ पेनल्टी और टैक्स भी आपसे वसूला
जाएगा। अपने 10वें पॉइंट पे, तो अगर कोई भी पैसा रिसिप्ट हो रहा है, कैश रिसिप्ट हो रहा है फॉर गुड्स और सर्विस सेल करी है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा यहां पर 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का पैसा जो है वो कैश में रिसिप्ट हो रहा है। यहां पर हम सिर्फ कैश की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी चीज आपने बेची है जिससे कैश पैसा आपको रिसीव हुआ है, किसी भी पर्सन से क्यों ना हुआ, गुड्स रिसीव हुआ है या सर्विस रिसीव हुई है, चाहे वो कोई भी नेचर की क्यों ना है, तो जो भी व्यक्ति अगर कोई लायबल है तो उस केस में वो रिपोर्टिंग करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। एग्जांपल के तौर पर अगर किसी का ज्वेलरी का बिजनेस है और उस ज्वेलरी बिजनेस के अंदर उसने यहां पर कोई भी व्यक्ति, उसका जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, वो आया है और उसने जो है वो 2.5 लाख का जो है वो कैश ज्वेलरी खरीदी है, तो उस केस में अगर ये ज्वेलरी बिजनेस वाला अगर ऑडिटेड में है तो उस केस में उस क्लाइंट की यानी उस कस्टमर की रिपोर्टिंग कर देगा, क्योंकि आपने कैश में 2 लाख रुपए से ज्यादा का पैसा दिया है, यानी गुड्स और सर्विसेज खरीदी है अगर आपने, और वो बंदा है वो लायबल है ऑडिट में, तो उस केस में वो आपकी रिपोर्टिंग कर सकता है। लेकिन अगर वो ज्वेलरी बिजनेस वाला ऑडिटेड ही अप्लीकेबल नहीं है, उस 44AB में उसको ऑडिट अप्लीकेबल ही नहीं है, तो उस केस में कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। ध्यान रखिएगा यहां पर गुड्स के लिए अलग है, सर्विसेज के लिए अलग है। यानी गुड्स आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश दिया है, या अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो 2 लाख रुपए से ज्यादा की कैश की सर्विस दे रहे हैं, तभी यहां पर जो रिपोर्टिंग की जाएगी। ऑनलाइन कितना भी ट्रांजैक्शन करें कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप कैश की बात करें तो 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप सेल कर रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उसमें 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश रिसीव हो रहा है, तो जिससे भी रिसीव होगा उसकी जानकारी जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाएगी। यहां पर गुड्स और सर्विस का है, अगर गुड्स और सर्विस दोनों ही अगर कोई व्यक्ति बिजनेस वाला देता है, जैसे होटल वाले होते हैं जो गुड्स भी प्रोवाइड करते हैं सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, तो क्या उस केस में यहां पर रिपोर्टिंग की जाएगी? तो हालांकि गुड्स और सर्विस बोथ का यहां पर जो है सेक्शन के अंदर स्पेसिफाई नहीं किया गया, यानी रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसा कह सकता है कि गुड्स के लिए अगर है और सर्विस के लिए है तो 2-2 लाख रुपए यहां पर देखे जाने चाहिए, तो उस केस में शायद रिपोर्टिंग हो जाए। लेकिन यहां पर बोथ नहीं कहा गया, यानी अगर कोई बिजनेस पर्सन जो दोनों देता है, गुड्स भी देता है सर्विस भी देता है, तो वहां पर शायद ये सेक्शन लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर ऐसे सेफ साइड आप यहां पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा अगर आप पैसा कैश रिसिप्ट कर रहे हैं गुड्स और सर्विस के लिए, चाहे आप सेल कर रहे हैं गुड्स की सर्विस की, कोई भी नेचर क्यों ना हो, यहां पर अगर कोई व्यक्ति जिसका बिजनेस है वो अगर ऑडिटेड है, अगर ऑडिट में लायबल है, तो उस केस में जो भी उसका कस्टमर होगा 2 लाख रुपए उससे ज्यादा का पैसा उससे ले रहा है और सर्विस दे रहा है, उससे गुड्स दे रहा है, तो उस केस में रिपोर्टिंग की जाएगी। अपने आखिरी 11 पॉइंट पे, तो अगर आपको कैपिटल गेन, डिविडेंड इनकम हो रही है, इंटरेस्ट इनकम हो रही है, तो ये भी आपकी रिपोर्टिंग होती है और आपके AIS और TIS में रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। ध्यान रखिएगा कैपिटल गेन अगर आपको हुआ है, चाहे वो लिस्टेड सिक्योरिटी हो या म्यूचुअल फंड यूनिट से है, तो उस केस में जो भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, जो भी डिपॉजिटरी है, रिकॉग्नाइज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हुआ या रजिस्ट्रार हुआ या शेयर ट्रांसफर एजेंट है, ये सभी जो है वो यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। जो भी कैपिटल गेन की यहाँ पर आपको जो भी गेन हुआ है या लॉस हुआ है, तो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा जो भी लिस्टेड शेयर से या आपको म्यूचुअल फंड से अगर कोई भी कैपिटल गेन हुआ है, तो वो आपके AIS और TIS के अंदर रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि यहां पर जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी है वो यहां पर रिपोर्ट करती है। इसके अलावा बात करते हैं अगर डिविडेंड इनकम है, तो ये भी आपकी रिपोर्ट होती है। जो भी कंपनी डिविडेंड इशू करती है वो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग कर देती है। इसके अलावा जो भी इंटरेस्ट इनकम है, यानी जो भी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, पोस्ट ऑफिस है या जो भी NBFC है, जहां पर आपको ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट इनकम आपको आ रही है, तो यहां पर वो सब जो है वो रिपोर्टिंग कर देती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके चाहे कितने भी खाते हो, सभी खाते मिलाकर, जितने भी आपके खाते, जितने डिपॉजिटर होल्डर अकाउंट है, सभी को मिलाकर अगर 0 रुपए से ज्यादा, यानी 0 रुपए से ज्यादा 1 रुपया भी अगर आपके खाते में आया है, इंटरेस्ट अकाउंट में आया है, चाहे आपके बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कोऑपरेटिव बैंक में, किसी में भी अगर 1 रुपया भी आया तो उसकी भी रिपोर्टिंग होगी। यहां पर कोई भी लिमिट नहीं है, यानी 0 से ज्यादा यानी 1 रुपया भी हुआ तो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। लेकिन अगर आपका जनधन खाता है, जनधन अकाउंट है, तो उस केस में अगर कोई ब्याज आ रहा है तो उस केस में रिपोर्टिंग नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपका सेविंग अकाउंट है या कोई अन्य अकाउंट है, चाहे बैंक में हो, पोस्ट ऑफिस में हो, तो उस केस में यहां पर आपकी रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। 1 रुपया भी होगा तो भी रिपोर्टिंग कर दी जाएगी, जनधन खाते को छोड़कर।